अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कहते हैं ना कि जब मौसम बदलता है ना तो इंसान का मूड भी बदल जाता है। मतलब इस वक्त आपको पता है कि मानसून का मौसम है, कहीं कहीं बड़ा ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं। कल मैं इस्लामाबाद की बारिश देख रही थी, इतना खूबसूरत लग रहा था। इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ ही जुड़वा शहर उसका रावलपिंडी में बारिशें हुई और बारिशों के बाद रावलपिंडी जिस तरीके से डूबा वो भी लोगों ने देखा। लाहौर की बारिशें हम देख रहे हैं और जब हम देखने की बड़ी कुछ जगह तो बहुत खूबसूरत निखर के सामने आ गए, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो गया है। और आपको मालूम है ना कि जब ये बारिश का पानी खड़ा होता है तो ये सिर्फ ताफुन का बायस नहीं बनता, बल्कि इसके ऊपर हमने देखा फिर कितने मच्छर भी आते हैं और इसकी वजह से जो आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं वो इस एक खड़े ताफुन वाले पानी की वजह से उनकी सेहत कितनी मुतासर होती है। कराची में तो खैर आपको पता है कि बारिश का कोई सीन ही नहीं है, और कराची में अगर बारिश हो जाए तो चलिए देखिए पहला 1 घंटा बहुत इंजॉय करते हैं, हम लगाते हैं तस्वीरें सोशल मीडिया पे, हम इंस्टाग्राम पे कहते हैं भी क्या कराची खूबसूरत हसीन हो गया है। लेकिन जनाब अगले ही घंटे हम देखते हैं कि तो जैसे बारिश का कतरा गिरता है लाइट तो जाती ही जाती है, लेकिन जब ये बारिश का पानी खड़ा होने लगता है तो बहुत मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। आई रिमेंबर लाहौर में जब बारिश होती थी तो हम कहते थे चलो भी बाहर निकलो, हलवा पूड़ी खाने चलते हैं, समोसे खाने चलते हैं, चाट खाने चलते हैं, एक अच्छी सी ड्राइव पे चलते हैं, बारिश एंजॉय करते हैं। लेकिन जब मैं कराची शिफ्ट हुई ना तो मैंने देखा कि कराची में हालात ज़रा बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कराची में जब बारिश का एक भी कतरा पड़ता है ना तो लोग खौफसदा हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि निकासी आपका इंतज़ाम इतना अच्छा तो है नहीं। और पिछले साल की बारिश भी आपको याद होगी जब लोगों ने शारा फैसल पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ दी थी लिटरली, और कितना लोगों को नुकसान हुआ था बारिश की वजह से, क्योंकि पानी खड़ा हो गया था जनाब। और ड्रेनेज सिस्टम इस शहर का, वो शहर जो कि जिसकी इकॉनमी पूरे मुल्क को चलाती है, उस शहर को लगता है कि सही तरीके से चलाने वाला कोई है नहीं। खैर मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ पे बैठी नहीं, मैं तो बात करी मौसम के हवाले से, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि हर शख्स का मिजाज भी बदल गया है, मूड भी बदल गया है, तबीयतें भी बदल गई हैं। और कराची में क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो बारिश ना होने की वजह से हम देख रहे हैं कराची में खुश खांसी भी है, नज़ला ज़ुकाम, लोगों को वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इनफैक्ट ये शायद मेरा ऐसा वाहिद शो होगा, अजीब नौयत का शो है कि जिसमें मेरे पास जो डॉक्टर्स कोई 2 आ रहे थे तो उन 2 डॉक्टर्स की भी तबीयत ख़राब हो गई है। एवरीबडी इज़ अंडर द वेदर। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा वेदर है भाई, और मामला थोड़े बहुत कैसे बेहतर होंगे। और ये जो आजकल लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार और लोग कह रहे हैं हमारा जिस्म टूट रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये भी कोई कोविड ही शक्ल बदल बदल के हमारे सामने आ रहा है और हमें कितना ख्याल रखना है। क्योंकि भाई कोविड ने हमें सिखा तो दिया था कि हमने मास्क लगा के रखना है, ठीक है, हमने लगाया भी मास्क, लेकिन अब ऑफ कोर्स हमने भी इतनी इम्यूनिटी बिल्ड कर ली और कोविड भी हम पाकिस्तानियों से हार गया, तो हमने तो मास्क अब नहीं लगा रहे। बट क्या करना चाहिए, और क्या हमें ये जो सिचुएशन है जिसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी और लोग मतलब 2-2 हफ्ते से लोग उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही, सो क्या हमें इसको अलार्मिंग फैक्टर के तौर पे लेना चाहिए या नहीं। डॉक्टर्स मेरे पास मौजूद होंगे, जिसमें मैंने आपसे बात की ना कि वाहिद ऐसा शो है कि जिसमें 2 डॉक्टर्स मेरे बीमार पड़ गए, बिकॉज वही वाली सिचुएशन ना कि जो पूरे शहर में इनफैक्ट पूरे मुल्क में जैसे लोगों को एक वायरल इन्फेक्शन लगता हो गई है। जी जनाब, तो इसी वाले से शो में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरीना इशरत, जो कि लीड ट्रेनर फॉर स्कूल्स इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफुल्लाह मीर, ENT स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन है, न्यूट्रिशन एस्थमा एलर्जी इन्फेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको शो में कहती हूँ खुश आमदीद। आप तो माशाल्लाह से 3 डॉक्टर्स मेरे साथ शो में मौजूद हैं, और कुछ हमारे जो डॉक्टर्स हैं 2 डॉक्टर्स वो बीमार भी पड़ गए। मुझे सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि आजकल ये जो हम जितनी वायरल इन्फेक्शन देख रहे हैं, लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी, देन लोग कह रहे हैं हमारा जिस्म टूट रहा है, देन बुखार भी है, मुझे तो डर है ये कोविड ने कोई शक्ल तो नहीं चेंज करके आ गया दोबारा से? नहीं, इट्स ड्यू टू देखिए वायरल इन्फेक्शंस, कोविड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। अगर उसको देखा जाए तो वायरसेस की बहुत सारी किस्में होती हैं, डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से ये प्रोपगेट करते हैं। एंड नॉर्मली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, हाई ह्यूमिडिटी, क्लोज्ड AC सेटिंग्स इन कराची जैसे शहरों में जो है इसकी शिद्दत बहुत बढ़ जाती है कि आपको साइनसाइटिस और नज़ला ज़ुकाम, अगर उसको प्रॉपर्ली ना देखा जाए पोस्ट नेजल ड्रिप हो जाती है, देन दैट लीड्स टू डिसेंडिंग इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब मतलब उर्दू में बात करनी है, अवामी शो है। हाँ, नीचे जाते हुए इन्फेक्शंस जो हैं वो जिस तरह टॉन्सिलाइटिस हो गया, गला ख़राब होना है, लैरिंजाइटिस हो गया, आवाज़ का ख़राब होना हो गया,
तो लाइक ये सारी चीज़ों होना शुरू हो जाती हैं। वो डॉक्टर साहब जैसे एक बार वो जब काफ़ी पहले, मतलब मैं दहाइयों पहले की बात करें, जब जैसे इन्फ्लुएंजा जब आया था, फ्लू आया था, उससे कितने लोग मरे थे, तो उसके बाद अब हम जब डिस्कस कर रहे थे हम कहते हैं अच्छा चलिए जी अब फ्लू हो गया है, तो इसका मतलब है एक टाइम ऐसा आएगा कि हम कोविड के बारे में भी बोलेंगे चलिए आजकल इसको कोविड हुआ, तो बेटा चलो ज़रा 3 दिन ज़रा तुम ज़रा ख्याल रखो। सी द थिंग इज कि कोविड में अब इम्यूनिटी आ गई है। जब आपको इम्यूनिटी आ जाती है, हम तो पहले भी बिल्ड करके बैठे हुए थे पाकिस्तानी। नहीं, उस वक्त वो नेटिव इन्फेक्शन था, पहली दफ़ा हुआ था, तो कोई इम्यून रिस्पांस था नहीं। सो द इम्यून रिस्पांस बहुत एग्जैजरेटेड था, ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात हुई, बहुत सारी तबाही फैली। अब वो जो है हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। बाहर हम 5 में से एक बंदे के पास एंटीजन है, जितनी आसानी से वो स्प्रेड कर रहा था अब वो नहीं कर रहा। तो certain amount of like exposure to viruses normally होता है, certain seasons में होता है, जहाँ ज़्यादा travel हो, हज आपके जो है मानसून जहाँ फ्लड्स हो, तो इन जरासीम बहुत आराम से फैलने के लिए वो। डॉक्टर साहब जैसे भी देख रहे थे कि अभी जो महीने पहले गुजरे हैं बच्चों में इतने वायरल इन्फेक्शन नहीं थे जितने अब हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे स्कूल्स खुल गए हैं तो फिर हर बच्चा कोई ना कोई मतलब खांसी नज़ला ज़ुकाम ये घरों को लेके जा रहा है। सो आपको लगता है इसमें मानसून का ज़्यादा किरदार है या फिर कोई और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी जो हमें नज़र नहीं आ रहे? देखिए, जब भी वेदर चेंज होता है ना, तो एक हमारे वायरसेस जो हैं ऑटोमेटिकली सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम है, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा है। और दूसरा जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना कि जो क्लोज इन्वायरमेंट है, देखिए पहले की स्कूल्स जो है वो उसमें खिड़कियाँ खुली रहती थी, कारपेट्स नहीं होते थे, डेस्क जो है वो लकड़ी की होती थी जो एब्जॉर्ब कर लेती थी बाज़ औक़ात हमारे इन्फेक्शंस को, खुली हवा होती थी। अब जो इन्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है, उसमें ग्रीन कारपेट्स होते हैं या जो दूसरे कारपेट्स होते हैं, उसमें डर्माट्रॉफ सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, उसमें वायरसेस ग्रो कर जाते हैं। फिर एसी के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो वायरसेस तो फैलते फैलते जो क्लोज इन्वायरमेंट्स है, जो हम बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठा देते हैं, लेकिन उसमें मोल्ड्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। एसी में सबसे ज़्यादा मोल्ड्स होते हैं और वो फंगस आपके बहुत सारा इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ करा रहा होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें फंगल इन्फेक्शन लग गया है या वायरल इन्फेक्शन लग गया। तो इट टेक्स लॉट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम और उसमें ठीक होने में टाइम लगता है, क्योंकि उसकी एज सच देखा जाए तो दुनिया में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिसिन नहीं है, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं। जी जी। अब इन्फ्लुएंजा अगर हो गया है तो इन्फ्लुएंजा के लिए आसेटामिनोवेट यूज़ करते हैं या स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स का नाम सुन के लोग जो है भागना शुरू कर देते हैं। तो ऑफकोर्स ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वायरसेस जो अटैक करता है ना, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर आपकी बच्चे की बिल्टअप है, आपका बच्चा कम बीमार होगा। इम्यूनिटी बिल्टअप नहीं है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होगा। इसमें जो सबसे बड़ा रोल जो है ना वो है आपके एलर्जी लेवल्स, आयरन लेवल्स और विटामिन डी लेवल्स। और वो आपको पता है कितना हमारी बॉडी में जो है कम है। जी डॉक्टर साहब, बड़े तो लोग अपने जो मल्टीविटामिन्स का ख्याल रख लेते हैं, सप्लीमेंट्स का, लेकिन अब बच्चों के हवाले से ना हम हो जाते हैं, हमें माएँ भी जो हैं वो अक्सर चीज़ें स्किप कर देती हैं। मुझे बताएं आपके पास, क्योंकि लाइक आपके पास हॉस्पिटल भी है, जो ज़्यादातर आजकल बच्चों के केसेस आ रहे हैं, वो बच्चे किन प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं? वायरल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा जो ना ये पोस्ट नेजल ड्रिप जो हो रही होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा जो है सांस की रफ्तार तेज़ कर लेता है, चोकिंग कर रहा होता है। और छोटे बच्चे, मेरे पास तो ज़्यादातर न्यू बॉर्न्स इन्फेंट ज़्यादा आ रहे होते हैं, 2 साल से छोटे, तो उनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो इसमें जो है वो चोकिंग हो जाती है। अब मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि वी हैव अ गुड ER सेटअप, तो मुझे तो सक्शन करना, नैप करना, सारी चीज़ें बहुत ईजीली हो जाती है और विदाउट एडमिशन वी कैन ट्रीट इन ER एंड द पेशेंट कैन गो होम। तो ये एक मेरे लिए तो एक शॉर्टकट सिस्टम है जो मैंने सिक किड्स के कोर्स में सीखा है कि हाउ टू डू ER ट्रीटमेंट एंड गो होम। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ये चीज़ें करें और गो होम। जी अच्छा, मुझे लगता है कि स्कूल्स में भी ना, जैसे हम आजकल माओं को देख रही, माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चों को लेके। स्कूल्स में भी अगर इस चीज़ को थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना ली जाए कि अगर एक बच्चा बीमार है या उसको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उस बच्चे को और उसकी माँ को थोड़ा सा वो रिलीफ दिया जाए, कि वो बच्चे बजाय कि वो बच्चा आए, जैसे उन्होंने बोला कि हम स्कूल आजकल देख रहे हैं कि वो जी बंद दरवाजे होते हैं, AC लगा रहा है, और सिर्फ सहूलियात की वजह से कभी कभी सहूलियात भी आपके लिए परेशानी का बाइस बन जाती हैं। सो ये कितना ज़रूरी है, बिकॉज आप स्कूल वाले सिस्टम को भी देखते हैं कि मेरे ख्याल से माँ बाप को फ़ाइन होना चाहिए अगर माँ बाप किसी
बीमार बच्चे को, चलिए बुखार वाला बच्चा तो नहीं भेजेंगे, लेकिन किसी फ्लू वाले बच्चे को भी ना भेजें स्कूल? बिल्कुल, यूजुअली स्कूल्स में होता यही है, मतलब जितनी भी हमारी अभी तक ट्रेनिंग्स हुई हैं उसमें हमने देखा ही है कि एक दिन एक बच्चे की नाक बह रही होती है और 2 दिन बाद इट्स all of the class. टेबल पे जितने बच्चे बैठे सबको होता है. So we have been training our teachers regarding this problem, but उन्होंने हमें जो एक चीज़ सब ने एक कॉमन फैक्टर जो बताया है वो ये बताया है कि पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं कि स्कूल मिसटेक्स हो जाएंगे. So that's what we are trying to tell the parents कि अगर आपका बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा तो जहाँ वो एक दिन में बेहतर हो जाता अगर वो घर पे रेस्ट करता, अब वो 2 से ज़्यादा दिन लेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक बेहतर स्टूडेंट नहीं बन पाएगा क्लास में. सो स्कूल इस बात पे बातचीत कर रहे हैं पेरेंट्स से, बट ऑब्वियसली बात है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आती हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा जो है परेशानी होती है कि बच्चे के स्कूल डेज जो है वो मिस ना हो जाए. हाँ, बल्कि बच्चे हमारे पीएचडी नहीं कर रहे. बिल्कुल. डॉक्टर साहब कितना ज़रूरी है कि माँ बाप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप वाकई बड़ा कंसर्न होते हैं कि स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चों को भी इतना कुछ पढ़ाया जा रहा होता है. तो माँ बाप चाहते बच्चों का स्कूल मिस ना हो, चाहे बच्चे की वजह से दूसरे बच्चे की भी जो है ना, देखिए हर बीमारी हर बच्चा डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है ना डिफरेंट बीमारियों पर. एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना तो स्कूल मिस का नहीं है. यहाँ का कॉन्सेप्ट जो हमारे जो लोगों का ना वो फितरत है फीस का. यार पर डे जो मैं जो फीस दे रहा हूँ वो तो मिस हो रही है. तो अब्बा की तरफ से होता है कि यार ये पर डे जो मैं भर रहा हूँ वो मिस हो रहा है. बीमारी तो साइड है. हाँ, ये वैसे ये भी आपको बात डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है. हाँ, ये इंसान का कॉन्सेप्ट यही होता है कि यार ये तो पर डे मिस हो जाएगा, फिर पता नहीं क्लास होगी नहीं होगी. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. देखिए लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि स्कूल सिस्टम्स को कि जिस तरह हम पुराने, देखिए आप उसी लेवल से पढ़ के आई हैं ना कि हम पुराने ज़माने में वक्तों में बीमार नहीं होते थे. वाई वी आर गेटिंग एलर्जीज, हम इन्फेक्शंस, निमोनियाज इतना सीवियरली. जब जून जुलाई के अगस्त में मैंने कभी भी, आज से 20 साल पहले चले जाएं तो मैंने कभी भी ये अगस्त सितंबर में कभी बीमारियां नहीं देखी थी. जैसे हेल्दी सीजन्स होते थे. इवन दो कि हम जून जुलाई में बीमारियां देखते थे जो अब नहीं देखते हैं, अब अगस्त सितंबर अक्टूबर में देखते हैं. ये तो निहायत ही, अगर मैं देखूं मैंने अपने आसपास निहायत ही अनहेल्दी किस्म का अगस्त और सितंबर देखा. क्यों? एवरीबडी इज डाउन विद फ्लू, एवरीबडी इज अंडर द वेदर. ये तो मैं देख रही हूँ अब, और क्योंकि अब मुझे लग रहा है मेरी कितना वाकई डिफरेंस आ गया टाइम में. मदिया जी एक और प्रॉब्लम है द सोसाइटी हाइजीन. देखिए हमारे इर्द गिर्द जो है इन्फेक्शंस फैलते कैसे हैं. द हाइजीन इज़ द कचरा, हाइजीन इज़ द रोड, हाइजीन इज़ द जब पानी बह रहा होता है उसमें जो इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं सबसे ख़तरनाक वही है. जैसे लाहौर में अभी बारिश हो, अभी बता रहे थे लाहौर में बारिश है, पाकिस्तान कराची में बारिशें होंगी. इसके बाद जो सबसे ख़तरनाक वायरसेस जो फैलते हैं वो डेंगू वायरस होता है. जी जी जी. अब वो तो इतना फैलता है कि आपको पता है इसमें तो डेथ लीडिंग आ जाती है. तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने डॉक्टर्स और स्टाफ ट्रेंड हो गया है कि नाउ डेंगू की जो डेथ्स हैं वो शायद 10% पे रह गई हैं. वरना एक ज़माने में व्हेन आई वाज इन NICH और मैं डेंगू वार्ड में जब ट्रेनिंग के लिए गया था तो मुझे डर लगता था. मैंने कहा पता नहीं मुझे डेंगू ना लग जाए, मतलब जैसे कोविड का था. जी जी जी. तो वो उस ज़माने का कॉन्सेप्ट था. अब तो पता है कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी ट्रीटमेंट में सिर्फ फ्लूइड्स है. लेकिन डेंगू हुई क्यों? जी जी बिल्कुल. दुनिया में तो इतने बड़े बड़े मच्छर भी होते हैं लेकिन मलेरिया नहीं होता. क्या मलेरिया फ्री? वो तो मलेरिया की ड्रग को कहते हैं पता नहीं कब यूज करते हैं, मतलब सालों बरसों में यूज जाके करते हैं. और यहाँ पे तो हमें हर फीवर को एक नोटिफाई करना होता है कि यार ये वायरस के साथ क्या टाइफाइड तो नहीं है, या ये वायरस के ये फीवर के साथ जो है मीजल्स तो नहीं आ रहा, या टाइफाइड के साथ अपना ये डेंगू तो नहीं हो गया. मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मिसकॉन्सेप्शन में ट्रीट भी कर रहे होते हैं. हाँ बिल्कुल. डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमारे आजकल हमारी नॉर्मल रूटीन में देखें जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए अच्छी सेहत के लिए? जिस तरह कहा है कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है स्पेशली बच्चों में, क्योंकि उनकी बोन ग्रोथ और बहुत सारी और जो हाइट निकलनी है, इम्यूनिटी डेवलप होनी है. आयरन लेवल्स एनीमिक बहुत सारे बच्चे होते हैं. न्यूट्रिशंस का वो होता है. बच्चे सुबह जब जाएं और जब बहुत ही आपका एयर पोल्यूशन या एयर क्वालिटी ख़राब हो, फेस मास्क पहन के भेजें. और जो मसला आता है वो ये है कि बच्चे को एलर्जी है या बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है. तो अब स्कूल का किसी बच्चे को एलर्जी है तो पेरेंट्स भेज देते हैं. फिर हर अगस्त सितंबर में ये वर्स क्यों होता है? बच्चे जो है जब वापस स्कूल जाते हैं, कोविड में सबसे पहले स्कूल्स बंद करे थे ना. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो बिकॉज बच्चे वायरसेस स्प्रेड करते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक
देम गेटिंग इम्यूनिटी, बट उसको जो है अगर मॉनिटर करा जाए, जैसे कि थर्मामीटर, अगर 101 100 का बुखार है, चेक कर लें सुबह कि ये नज़ले के साथ अगर कोई वायरल फीवर है तो ना भेजें, बॉडी एक से ना भेजें। एलर्जी है तो बहुत कम होता है कि बॉडी एक सौ, सिर्फ नज़ला स्टफीनेस वगैरह होती है जो आराम अच्छा। से और डॉक्टर साहब मुझे एक बात, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन नस्ले ज़ुकाम के बारे में भी जैसे कुछ बड़े बुजुर्ग में कहते हैं कि जी पहले आप एटलीस्ट को 3 दिन दें, एटलीस्ट गिव इट। हम तो जैसे हमारी नाक बहना शुरू होती है हम उसी वक्त हम कहते हैं भी हम डॉक्टर के पास चले जाएं। और माशाल्लाह से सेल्फ मेडिकेशन हमारे पाकिस्तान में इतनी आम है कि लोग खुद से एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी शुरू कर देते हैं, जो कि 5 दिन भी नहीं करेंगे, उसको भी 2.5 दिन में छोड़ देंगे। हाँ, हम लोग सेल्फ मेडिकेशन करें, बट लाइक द पॉइंट इज़ कि ओवर द काउंटर जो एंटी हिस्टामीन्स हैं वो आप यूज़ करें, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स डॉक्टर साहब लोगों ने कह रहे हैं, अब मैं नेक्स्ट टाइम सेल्फ मेडिकेशन की बात करूंगी, लोग कहेंगे सैफुल्लाह ने कहा था, डॉक्टर सैफुल्लाह ने कहा था। नहीं, उससे कुछ होता नहीं है। जो नॉर्मल दवाई और डॉक्टर ने लिखी थी उससे फ़ायदा हुआ था, वो ये वाली दवाई लिखी थी, वो एंटीबायोटिक का नाम लेके वो ही रिपीट कर लेते हैं। एंड लाइक सी दैट्स अ प्रॉब्लम। वो बहुत सारे सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ ट्रेजेडीज़ भी हो जाती हैं इसमें। बच्चे होते हैं उनके रिजर्व्स बहुत कम होते हैं, तो उसमें जो ख़ास ख्याल रखना होता है कि लाइक इफ़ दे गेट सिक वो बहुत जल्दी बहुत बीमार हो सकते हैं। जिस तरह ना वो डायरेक्टली पीड्स के पास जो है बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन के किसी का बच्चा जो है अगर कुछ हो जाए। और ये अक्सर स्कूल सीजन जब बिगिन होते हैं तो होता है, हर स्कूल में होता है, वेरी टॉप स्कूल लाइक ऐसे ट्रेजेडी सुनी है कि कोई वायरस था, ब्रेन में चला गया, कोई वायरस था, उसने हियरिंग लॉस कर दिया टोटल। एंड लाइक तो ये सारी चीज़ों को बड़ा आपको देखना है, इम्यूनिटी को करना है। बच्चे को नहीं पता, बच्चे तो खेलेंगे, हर जगह हाथ भी लगाएंगे, वही हाथ बच्चे मुंह को भी लगाएंगे। और बच्चों को इतना मतलब जितना हम कॉन्शियस है जर्म्स को लेके, बच्चे उतना कॉन्शियस नहीं होते। वो तो छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कपड़े धूल मिट्टी में गंदे हो रहे हैं सारे। ट्रू, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ डेवलपिंग अ हेल्दी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी डेवलप करने का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि वो खेलें कूदें और ये सारी चीज़ें करें। बट पेरेंट्स को थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी है कि थर्मामीटर का जो है उससे टेम्परेचर चेक्स करते रहें बिफोर सेंडिंग देम टू स्कूल, सो दैट दे डोंट स्प्रेड द वायरस अराउंड। आइसोलेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, ठीक है ना। जिस तरह अब बच्चों को स्कूल में सिखाया जाए, खाना खाने से पहले प्लीज़ हाथ धो लें या हैंड सैनिटाइज कर लें, ठीक है। और फिर स्कूल्स को भी नोट करना चाहिए कि जो नर्सिंग वो हैं कि अगर किसी को टीचर को लग रहा है, दे शुड स्क्रीन इट आउट जल्दी, ठीक है ना। पेरेंट्स को कॉल करें, आके उठा लें, ठीक है। लाइक दे शुड बी अ बिट मोर प्रोएक्टिव, उनको फर्स्ट एड मेजर्स आने चाहिए, व्हिच आई थिंक दे शुड सीरियसली नो। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर दोनों काम भी करें तो उनको भी लगता है कि बच्चा अगर बीमार है तो बेटर, अगर चलो थोड़ा बहुत नज़ला जुकाम है, थोड़ी बहुत है, तो वो स्कूल विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन कोई ये आइडिया नहीं हो रहा था कि उनकी बच्चे को अगर ऐसी कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से बाकी जो बच्चे हैं वो उसके लपेट में आ सकते हैं। वो जैसे बात की ना, देखें आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी एक किसी वायरल डिजीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। हो सकता है किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए और कोई किसी के अंदर का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो कि उसको बिल्कुल ना मलाई की तरह उस बीमारी को बाहर निकाल दे। तो रिस्पॉन्ड करने का जो है ना हर बंदे का एक टाइम भी और तरीक़ेकार भी से बॉडी का डिफरेंट होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कीमत चाहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अनम अरशद बेग साहिबा ने भी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैमिली मेडिसिन है। हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे आपके पास बहुत सारे मरीज़ आ रहे होते, तो ज़्यादातर जो मरीज़ आ रहे हैं आजकल के सीज़न में वो किस प्रॉब्लम, किस बीमारी के साथ आ रहे हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे ज़्यादा आजकल जो हम लोग फेस कर रहे हैं ना, इन द करंट वेदर, हमारे पास खांसी, नज़ला, जुकाम, मतलब सोर थ्रोट के साथ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। डायरिया के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। एंड रिसेंटली डेंगू का जो है ना फिर से एक सर्ज आया हुआ है हमारे पास। सही। और आप इसको कितना अलार्मिंग देख रही हैं? देखिए, राइट नाउ आई विल नॉट से कि ये अलार्मिंग लेवल पे पहुंचा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली कंसर्निंग जरूर हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे जो है ना मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो डेंगू की चूंकि कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा होती है, इससे हम परेशान ज्यादा होते हैं। जहां तक हम सोर थ्रोट की बात करें, वो बॉदरसम इतना ज्यादा होता है
कि अलार्मिंग आई विल नॉट से बट कंसर्निंग डेफिनेटली। सही। अच्छा मुझे बताएं ये जब गले की मेरी शिकायत होती है किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी और अगर खांसी किसी को तो पहले तो हम घर में हर कोशिश करते हैं कि हर किस्म का टोटका जो है ना वो घर में करने की कोशिश करें। हम स्टीम लेंगे, हम शहद के अंदर काली मिर्च डाल के भी लेने की कोशिश करेंगे और जो जो हमारे घर में बुजुर्गों ने जो चीज़ें टोटके अपनाए होंगे हमने सब करने की कोशिश करेंगे। और जब हमें लगेगा कि बिल्कुल सिचुएशन हाथ से बाहर होगी हुई अब और 10 दिन हो गए हुए खांसी नहीं रुकी और फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये जो हम इतना टाइम बाय कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये टाइम इतना बाय करना वर्थ इट होता है? आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। यही करना है, एक्चुअली यही करना है। और अगर मैं किसी को मैसेज दूंगी तो वो यही दूंगी कि वायरल इन्फेक्शंस जो होती हैं वो घर की होम रेमेडीज से ही ट्रीट होती हैं। इसलिए क्योंकि वायरल जो है वो अपना एक सर्टेन टाइम पीरियड लेती है और उसके बाद वो सेटल हो जाती है। और अगर वो सेटल ना हो, जैसे भी आपने कहा कि जी 7 दिन 8 दिन हो गए, तो डेफिनेटली किसी न किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनका फीवर जो है वो खत्म हो चुका होता है। बुखार खत्म हो जाने का मतलब है कि एक्यूट इन्फेक्शन खत्म हो गई है और पोस्ट वायरल सिम्टम्स हैं जो थोड़ा सा वक्त लेते हैं जाने में। जब आप जैसे भी आपने हनी और काली मिर्च की बात की, और ये सिर्फ एक देसी टोटका नहीं है, ये बल्कि एविडेंस बेस्ड है। ये साइंस ने प्रूव, रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये दिस एक्चुअली वर्क्स। तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। हाँ, नो डाउट कि अगर सिम्टम्स ज्यादा तकलीफदेह हो, खुदा ना खास्ता सांस फूल रहा हो, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो एंटीबायोटिक खुद से शुरू करने के बजाय डेफिनेटली किसी डॉक्टर को दिखाएं पहले। सही। अच्छा डॉक्टर साहब आप उनकी बात को कितना सेकंड करेंगे? जैसे मैंने बात नहीं, जो टाइम थोड़ा लंबा बाय किया और जैसे उन्होंने कहा कि घरेलू टोटके जैसे वाकई हम भी अपने घरों में शहद के काली मिर्च जैसी बहुत सी चीज़ें जो अम्मियाँ कराती थी हम करते थे, तो क्या आप उनकी बात से एग्री करते हैं डॉक्टर साहब जी? देखें, जो ये सेंसिटिविटीज़ होती हैं ये घरेलू चीज़ों से आपको पहले करनी चाहिए। जिस तरह खारे पानी से गरारे, अगर गला ख़राब हो, अदरक का कावा, हल्दी का दूध, ठीक है, लाइक इससे आपकी जो है सारी इम्यूनिटी और न्यूट्रिशंस और सारी चीज़ें अच्छी होती है। ये ज़रा अगर आप अपनी डाइट को एज मेडिसिन अगर ट्रीट करना शुरू करें तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत कम होती रहेगी। तो वो होता ये है कि अक्सर ये बदपरहेजियाँ जो होती हैं, अमूमन बच्चे जो गर्मी से आते हैं एकदम से ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली या कुछ कर लिया, उससे जो है हीट शॉक थ्रोट हो जाता है। तो क्या होता है, सोजिश बढ़ जाती है गले में, और फिर अगर वो ना करा जाए होम रेमेडीज से, फिर वो जाके फिर वो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन या मतलब बैक्टीरिया लग जाते हैं, जरासीम लग जाते हैं, और फिर ये जो है और बहुत सारी बीमारियों की तरफ जा सकती है। अगर इनको अर्ली कर लिया जाए तो बहुत जल्दी इस पर काबू कर लिया जाए। हमारे साथ कोयटा से कॉलर मौजूद है, निमरा। अस्सलाम वालेकुम निमरा। कोयटा से, माफ कीजिए। मैम ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। निमरा क्या सवाल पूछना चाहेंगी? मेरा सर न्यूरोलॉजिस्ट से है। मेरा बच्चा 7 साल का है। जी जी। उसको ना 2-3 दिन पहले सोते हुए उसने उल्टी की थी और जब आना शुरू हो गए थे, मुंह से जाग निकल रही थी और फिर बेहोश हो गया था। अच्छा, तो मैंने उसकी EEG रिपोर्ट आई है, वो भी नॉर्मल है, बाकी सब टेस्ट भी नॉर्मल है। तो ये क्या वजह हो सकती है? अच्छा, आपके बेटे को बुखार था, आपके बच्चे को? नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक था। क्या हुआ था पहले? और पहले क्या हुआ था? सोते हुए उल्टी की थी। सोते हुए उल्टी की थी। और एज क्या है वैसे आपके बच्चे की? 7 साल। 7 साल है। डॉक्टर साहब कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे इनसे आप? कभी ऐसा पहले कभी कुछ हुआ है? नहीं, कभी पहले नहीं हुआ, ना बाद हुआ है ना पहले हुआ है, बस फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, सिर्फ वॉमिटिंग हुई है और उसके बाद फ्रोदिंग हुई है? या पूरे झटके पड़े थे या पूरी बॉडी हिलना शुरू हो गई थी? पूरी बॉडी हिल रही थी, फिर पड़ रही थी बहुत ज्यादा, और फिर मुंह से झाग भी निकल रही थी। ठीक है, इट कैन बी अ फर्स्ट साइन ऑफ एपिलेप्सी। फर्स्ट साइन होती है क्योंकि ये अचानक ही शुरू होती है। और एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं आम जबान में, उसमें वी डोंट नो कब, किसको, किस वक्त, किस एज में अनडायग्नोज कभी भी झटके पड़ सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल डायग्नोसिस। इसके बाद जिस तरह बहन ने बताया कि इसकी मिर्गी का जो टेस्ट होता है EEG वो भी नॉर्मल आए, और फर्स्ट जो साइन होता है, जो फिट का एपिसोड होता है, उस पर हम कभी दवाई शुरू नहीं करते। वी हैव टू वेट फॉर द सेकेंड एपिसोड इफ़ EEG केम्स नॉर्मल। अगर दूसरा ऐसा एपिसोड हो तब हम जाके
जो एपिलेप्टिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ड्रग, फिर सेकंड अगर उससे कंट्रोल ना हो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन उसके साथ ये ज़रूर देखना होता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स उस वक्त कैसे थे, आपका शुगर लेवल कितना था, आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस कितना था। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिट सडनली एपिलेप्सी के बगैर भी करवाती है, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक फिट्स। ओके। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चे ने किसी ने वॉमिट किया है जी। तो हो सकता है सोडियम ड्रॉप किया हो सकता है कि उसका खाने के बाद या खाना नहीं खाया हो और उसकी अचानक रात के वक्त वॉमिटिंग हुई और शुगर लेवल डाउन हो गया, तब भी फिट पड़ सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कैल्शियम कम होते होते अचानक कैल्शियम, मैग्नीशियम कहीं कम हुआ है, तब भी फिट पड़ सकता है, ओके। अगर वो एपिलेप्सी नहीं है तो। ठीक लेकिन है। एपिलेप्सी की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो लाइन से इसी तरह है कि कभी भी किसी को किसी वक्त किसी भी एज में। ओके। वैसे ऑफ कोर्स हम इस चंक को जो है हमारे सोशल मीडिया के पेज पे भी होगा, तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ इसमें से मिस आउट की है तो आप जाकर उसको दोबारा देख सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, देखिए अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हम बहुत गवर्नमेंट की लेवल पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो वैक्सीन हैं वो फ्री भी हैं, बट उसके बावजूद हमारे यहाँ लोग ना रिलक्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। मैं जैसे अगर बच्चों के वाले से बात भी करूँ, बच्चों की जो 4 साल के दौरान जो वैक्सीनेशन होती हैं, वो पोलियो जो है, पोलियो कतरे चाहे पिलाने हों, और बड़े की भी बहुत सारी ऐसी वैक्सीन, उनको लेके हमारे अंदर हम क्यों इतने रिलक्टेंट? इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि बड़े होने के बाद बच्चों को फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं अगर वैक्सीनेशन दी जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है। साथ में एक और वजह जो है बहुत सारे लोगों को लगती है कि इसका ताल्लुक ऑटिज़म या स्पेक्ट्रल डिजीज़ से है। अगेन ये दोनों बातें जो हैं सही नहीं हैं। अच्छा, एक और तबका है जो थोड़े बेहतर पढ़े लिखे घरानों से आता है, उनका जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि हैंडलिंग सही है कि नहीं है। जो वैक्सीन हमारे बच्चे को मुहैया की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो सही है कि नहीं है, या एक्सपायरी तो नहीं है। तो ये 2-3 वजूहात हैं जो हम मेनली देख रहे होते हैं, ख़ासतौर पे पोलियो को लेके। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो मेजर अभी हमने अपनी प्रैक्टिसेस में देखी हैं वो ये 3 सबसे ज़्यादा हैं। सही। डॉक्टर मैम, आपको क्या लगता है कि क्यों है लोग इतना रिलक्टेंट? जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास बैरियर आता है, आपको पता है कि जो वैक्सीन हमें गवर्नमेंट की तरफ से लगती हैं वो सारी की सारी हमें दी जाती हैं यूएसएड के थ्रू। तो लोगों का जो सबसे बड़ा स्टिग्मा है वो यही है कि जी ये एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें कि जी फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हम इसलिए नहीं लगवाते हैं। मेजर इसकी वजह यही है। सेकंड मेजर वजह ये होती है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, वो ये है कि बहुत सारे लोगों का एक रिलीजियस एस्पेक्ट है। वो ये सोचते हैं कि जी इस सब से कुछ नहीं होने वाला, जी बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, वो किस्मत की बातें हैं, वो अभी भी हमारे पास जो शऊर की कमी है ना, वो अभी भी बहुत ज्यादा मौजूद है। ऑल्दो कितनी कैंपेन्स चल रही हैं और कितनी एजुकेशनल कैंपेन्स भी चलती हैं। सो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन के जो हो रहा है ग्राउंड रियलिटी। सही, ठीक है। जैसे आई एम श्योर कि डॉक्टर साहब आपको भी बड़ा मुश्किल होती होगी, आप लोग जब आप कन्विंस करते हो कि बच्चों की वैक्सीन को लेके, क्योंकि पूरी एक बड़ी फाइल होती है बच्चों की जो आपको मेंटेन करनी होती है कि बच्चे को इतने माह में देनी है, फिर बच्चा इतने साल का हो जाए, फिर इतने साल का हो जाए। सो इजीली नहीं उस बात को मान लेते हैं लोग, उस पूरे चार्ट को फॉलो करते हैं? वैसे 50% नहीं करते हैं। उन्होंने और जो कहा नहीं ना करते कि वो क्या रीज़न देते हैं? रीज़न ये देते हैं कि एक तो रीज़न कहते हैं कि रीज़न कुछ नहीं होता, रीज़न सिर्फ मिसमैनेजमेंट ऑफ ब्रेन है, लापरवाही है, कुछ सुनी सुनाई बातें। ये जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, उस पर एक आई वर्क फॉर द रोटरी एंड ऑफ पोलियो के लिए, तो उस पर एक लेक्चर हो रहा था। तो लेक्चर में पता नहीं मेरी एक टीचर थी हैदराबाद से, तो उन्होंने बड़ी एक इम्पोर्टेंट अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पोलियो की कैंपेन, तो प्रेस वाले बहुत सारे बैठे हुए थे, तो जो इनफर्टिलिटी बात है ना, उनमें उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हुई 1970s में कुछ। उस वक्त अगर नॉर्दर्न एरिया में आप जाएं, आबादी देखें तो आबादी वॉज लैक्स में। अब वही आबादी अगर पोलियो पिला के भी, कराची की आबादी, कराची वाले तो ज़्यादातर पिलाते हैं, कराची की आबादी ही पता नहीं करोड़ों में पहुंच गई विथ पोलियो। तो फर्टाइल है या इनफर्टिलिटी है? तो फर्टाइल ज़्यादा हुआ ना, तो फर्टाइल कम्युनिटी है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ने एक मिथ कही कि एक जो मिथ है, फैक्ट तो नहीं कह सकते, कि MMR वैक्सीन से लोग बहुत घबराते हैं, ऑटिज्म एनहांस होता है। देखिए ये सिर्फ इंस्टाग्राम मैसेजेस हैं,
रिसर्च साइंस नहीं कहती। ऑटिज्म के लिए आई एम ट्रेन्ड इनटू इट। मैंने कभी नहीं देखा कि ऑटिज्म किसी भी चीज़ से होता है, ऑटिज्म पेट से आता है। अगर कोई कहता है कि वर्चुअल है, कार्टून कैरेक्टर डिसऑर्डर में चला गया है, या XYZ किसी भी सूरत में वो उस डॉक्टर साहब सिस्टम में चला ये गया। बात करना चाहते हैं, हम इसको कंटिन्यू करें। एक छोटी सी ब्रेक है, ठीक है? मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बात को हम यहीं से कंटिन्यू कर दीजिए। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़रा ऑटिज़म के हवाले से, क्योंकि देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि आज जो ऑटिज़म के जो केसेस हैं, कुछ बच्चे देखिए एक तो वर्बल हैं, नॉन वर्बल हैं, फिर उसके अलावा बहुत से बच्चे कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम में आ रहे होते हैं। हमने अपने आसपास, और हो सकता है अगर आप अभी आंखें बंद करें और देखिए आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो इंटेलिजेंस में बहुत तेज़ होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो स्टक हो जाते होंगे। सीरीज़ पड़ी मैं आपको एजुकेट करने के लिए, गुड डॉक्टर आप नेटफ्लिक्स पे देखें। मैं तो कभी कभी बिग बैंग थ्योरी जब देखती थी, जिसमें डॉक्टर शेल्डन कूपर जो कि नहायत ही जीनियस बच्चा होता है, जो 14 साल की उम्र में PhD कर लेता है, तो उसके भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऐसे ज़रूर होते थे कि जिसमें लगता था कि कहीं ना कहीं, बार बार उसके दोस्त उसको कहते भी थे कि तुमने को चेक करवाओ, तो उसने कहता था नहीं, माई मदर गॉट मी टेस्टेड सो मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा होता था कि हाँ ये भी किसी ना किसी स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं। और जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि जी न्यूरो डाइवर्जेंस की जहाँ बात करें कि जी आपका बच्चा फॉल बैक करे बाकी बच्चों से पीछे, नहीं, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो आगे बढ़ रहा है और उसका इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है नॉर्मल बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल से बहुत आगे। इसलिए बहुत सारी माएँ जो मुझे देख रही हो परेशान ना होइएगा जो हम बात आगे करने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। तो हम कंटिन्यू वहीं से करते हैं कि ऑटिज़म जो है वो बर्थ से कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट एरिया होता है जब ही पैदा होता है। यूट्रस और ऑटिज़म 3 किस्म के डिवाइड करते हैं हम। एक पर सब यानी कि मतलब होली सोली इसमें माँ का ही है कि माँ के साथ कोई प्रॉब्लम है तो नहीं कि फादर की साइड से ऐसे हुई है या जीन्स मैटर नहीं करते। देखिए रिसर्च अभी भी इस पे चल रही है और स्टिल आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी अभी तक ये नहीं बता सकें कि व्हाई इट हैपेंड, क्यों इतनी फ्रिक्वेंटली। अभी हमारे यहाँ तो शायद 20% है, लेकिन 20% नहीं, सॉरी, हमारे यहाँ तो अभी लेस देन 2% है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न एरियाज़ में जाएं और या ये एशियन एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पे तो 10 to 15% पे पहुँच गया ऑटिज़म और ADHD, और इसकी आज तक ये वजह पता नहीं चली है क्या प्रॉब्लम है। बट रिसर्चर्स आर सेइंग द फूड का इन्वॉल्वमेंट है कि कौन सा हम फूड खा रहे हैं, हमारी जो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं वहीं से हमारे रेज जाते हैं। इसी तरह वाईफाई सिस्टम हमारे घर में रूम में लगा होता है, उसके रेज जा रहे होते हैं, क्योंकि देखिए बच्चा जब बन रहा होता है ना तो उसको बहुत नाजुक मराइल से चलाया जाता है। लेकिन पुरानी मिथ कहते हैं कि चांद गिरन, सूरज गिरन इसमें नहीं निकलना चाहिए, और रेज इसी तरह सन की भी एक रेज है। तो कहा जाता है कि सन बहुत ज़्यादा धूप में ना निकलना चाहिए, UV रेज लगते हैं, बहुत सारा कभी कभी लाइट की चमक आ जाती है। ये मिथ्स हैं, बट समटाइम्स ये मिथ्स फैक्ट्स में चेंज होती हैं। और यही चेंजेस जो है ना कहीं चेंजेस हुई हैं कि जो आपने कभी मिथ पे आप बिलीव नहीं करते हो तो फैक्ट में आके खड़ी हो जाती हैं, तो ये हुई हैं स्टिल। लेकिन जहाँ मेरी डायग्नोसिस है और जहाँ मैंने ट्रेनिंग की है उसमें तो ये है कि जो बच्चा पैदा ही डिफ़ॉल्टेड हुआ है, इसके बाद हम जो काम कर रहे होते हैं, अब मेरे लिए एक बहस होती है, रोज़ाना की बहस है कि एक माँ आती है कहती है हम तो 2 साल पहले 6 महीने का था, हमने वीडियो गेम्स दे दी, और मेरा जो तीसरे 2 बच्चे हैं वो भी तो 6-6 घंटे यूज़ करते थे, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, इसको क्यों हो गया। तो ये एक बहस ये थी कि अगर बच्चे का ब्रेन डिफ़ॉल्ट है, कहीं ना कहीं इसको ये प्रॉब्लम हुई है। फिर आपने एक माइक्रोसॉफ्ट जिसमें प्रॉब्लम थी और वो माइक्रोसॉफ्ट में आपने डालना शुरू कर दी, जैसे कि खाली लैपटॉप था उसमें वो चीज़ें डालना शुरू कर दी जो करप्ट थी, उसने उस चीज़ को उठाया, गैदर किया और वो ऑटिस्टिक फीचर्स आ गए सारे। फिर इसके बाद अगर आपने बहुत सारे कार्टून्स दिखाया है तो बच्चा अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, जिसकी एक नई डेफिनेशन आई, कार्टून कैरेक्टर डिसऑर्डर, जो वर्चुअल ऑटिज़म के साथ साथ चल रही होती है। लेकिन वर्चुअल ऑटिज़म में ये होता है बच्चा देखता कहीं है, बात कहीं कर रहा होता है, स्पीच डिले हो जाती है, चीज़ें अजीब सी हो जाती हैं। बट इन माय एक्सपीरियंस जो मैंने ट्रीट किए हैं अभी तक बहुत सारे बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो गट है, गट सिग्नलिंग
को आप अगर ठीक करना शुरू करते हैं, चीज़ें ड्रास्टिक चेंज होती हैं, स्पीच भी बेहतर हो जाती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। गट के अंदर आपके जो इन्फ्लेमेशन है, एसिड है, वॉर्म्स हैं, पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, फूड है, उसका आप ख्याल रखना शुरू करते हैं, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। वो तो डॉक्टर साहब हम जब हमने गट हेल्थ पे भी शो किया था तो बहुत सारी जो हमारी नफ्सियाती तौर पे भी जब हम इश्यूज़ को डील कर रहे होते हैं उनका ताल्लुक भी गट से होता है। वो जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कैसी चंगा नहीं खाया थे जो गैस से उतानू चढ़ दी तो सर में दर्द होता है। इसकी मैं वजह बताता हूँ जी जी कि हमारे जो ब्रेन जो हमारा स्टमक है उससे सेकंड ब्रेन, वहाँ पे जो हमारे जो डोपामिन सेरोटोनिन बनता है वो डायरेक्टली हिट करता है हमारे ब्रेन को। अब डिपेंड करता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर डाइट। जितना डाइट हम इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे इतना ही हमारी डिजीज जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा। इसी तरह ही डिप्रेशन, एंजाइटी, कोर्टिजोल, इंसुलिन, हमारे ऑटोइम्यून डिजीजेज ये सब गट से ताल्लुक रखते हैं। एक रिसर्च मैं अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि जो जितना गट जो जितना भी आइटिस हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस, स्क्लेरोटाइटिस, ये जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, इसका सबसे बड़ा रोल ही गट इन्फ्लेमेशन है। गट को आपने ठीक करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन सिग्नल देगा और आपका ऑटोइम्यून जो है 50 to 60% ड्रॉप ऑफ हो जाएगा। आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, गट हेल्थ की बात हो रही थी। जो मैं खुद कर रहा होता हूँ कि जो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक आपका होता है कि आप अपने मैदे को किस तरह चलाते हैं। उसमें जो करना चाहिए कि मीट को रोटेशन पे करना चाहिए, मतलब कभी बीफ दे दिया, कभी चिकन दे दी, कभी फिश दे दिया, तो आपके मैदे को प्रोसेसिंग टाइम फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स एंड फैट्स और ओमेगा 3s वगैरह मिल रहे होते हैं। दैट अलाउज कि वो गट हेल्थ आपकी अच्छी रहे, योर बायोडाइवर्सिटी आपके जो गट के बैक्टीरिया में अच्छे रहे, ताकि आपकी जो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, दे आर ऑल लिंक टू योर गट। आपको डिप्रेशन होता है, कुछ होता है, आप आइसक्रीम का टब खाते हैं या चॉकलेट का केक खाते हैं, it's all because it makes you feel good, right? Like it genuinely does. And like what you eat, it really shows up in everything. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। मुझे डॉक्टर साहब तो बताइए जो जब गट हेल्थ की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, सो कितने चीज़ें जो है हमारी वैसे ठीक हो जाए अगर हम गट हेल्थ को जो है ना वो उसको सीरियस लेना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए जो गट है वो हमारी नफ्सियात से भी जुड़ी। मैं अक्सर शो में बात ये भी करती हूँ, जब आपके बच्चे छोटे बच्चे कह रहे होते हैं मैंने स्कूल नहीं जाना, मुझे पेट में दर्द हो रही है, बच्चों ने अम्मा अब्बा को लग रहा होता था कि बच्चे झूठ बोल रहे, बहाना बना रहे, क्योंकि बच्चा सर में दर्द कहता है, लोग कि तुम्हें सर का दर्द क्यों है, लेकिन मैंने ही सेइंग मुझे पेट में दर्द हो रहा है, देन वी शुड टेक इट सीरियसली, बिकॉज जब बच्चा एंग्जाइटी का भी शिकार होता है तो आपका गट मुतासर होता है उससे। हाँ, एग्जाइटी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ना। किसी को एग्जाइटी में सर में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को घुटन महसूस हो रही होती है कि गले में फंदा लग रहा है, इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। और लाइक इसको जो है आपको जस्ट फोकसिंग ऑन इट, लाइक जिस तरह आपने बजाय एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाए, जस्ट लाइक फोकस ऑन योर गट हेल्थ। बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां बड़ी बड़ी मैंने इम्प्रूव होती देखी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि सिर्फ बाय फोकसिंग ऑन गट हेल्थ। आई थिंक इट्स अ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं बार बार कहता रहता हूँ अपने खाने को 3 वक्त के खाने को थोड़ा थोड़ा उसको आप प्रोसेस फूड से नेचुरल फूड्स की तरफ आए। और जो है बेसिक चीज़ें हैं, प्याज हो गई, आपके लेमन्स हो गए, आपके बार बार जो है अदरक, गार्लिक, जिंजर, लहसुन, ये सारी चीज़ें, हल्दी, ये सारी चीज़ें यूज़ करें, दे रियली डू हेल्प। सही। हमारे साथ शेखुपुरा से कॉलर मौजूद है मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक जी। अली भाई क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैंने ना डॉक्टर साहब से पूछना, तकरीबन 1.5 साल हो गए, मैं ना अपने ब्लड के टेस्ट करवा रहा हूँ, इन्फेक्शन आ रहा है उसमें, खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, ब्लड में इन्फेक्शन आ रहा है, और किस चीज़ का आप टेस्ट करा रहे हैं भाई? मैम इन्फेक्शन इस चीज़ का, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना वो लिमिट से ज्यादा है, 30%, 25%। वाइट ब्लड सेल्स वगैरह लिमिट से ज़्यादा। कोई सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? काउंटर क्वेश्चन करना कोई चाहिए? आपको शिकायत है कि पेशाब में जलन हो, नज़ला हो, नाक बंद हो, सर में दर्द हो? सर जब से ये 1.5 साल हो गया है, वीकनेस और ये बुखार सा रहना और कमजोरी और थका थका सा रहना, तो इस तरह के मामला से चल रहे हैं। आपका वजन ज़्यादा इंजेक्शन करवा लेता हूँ, कभी इन्फेक्शन की मेडिसिन खा लेता हूँ, कभी
आपका इस तरह से बस चल रहा है। आपका वजन कितना है सर वजन मेरा 96 है। और हाइट आपकी कितनी है? हाइट सर मेरी कोई 5 के पास है, नॉर्मल है ना, ज्यादा लंबी है ना। सही है। तो थोड़ा सा आपका जो है वेट का इशू है, जो आपको थकन महसूस हो रही है आपके वज़न बढ़ने की वजह से। आपकी जो सांस लेने की जो ट्यूब्स है, एयरवे जिसको कहते हैं, वो कोलैप्स कर जाती है सोते हुए, जिसको हम लोग स्लीप एपनिया कहते हैं। इसकी वजह से आपको शायद थकन हो। उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका थायराइड फंक्शन सही हो, और आपको जो है रात को स्टीम लें, और ताकि आपके सांस लेने का हो। तकिए को ज़रा ऊंचा रखें ताकि, और या करवट पे सोएं, और अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। उसमें आप एक्सरसाइज करें, और जितनी आप वर्जिश करेंगे 20 मिनट वॉक करें इनिशियली, और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा, डॉक्टर ना हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी, सवाल ये भी आया कि डेंगू और जो आम वायरल बुखार है, इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि डेंगू बुखार हम जितनी जल्दी पकड़ लें तो उतनी जल्दी बचत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि डेंगू भी एक वायरल बुखार है। तो जस्ट लाइक अदर वायरल बुखार, इसकी इनिशियल प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम हो सकती है। लेकिन जनरली स्पीकिंग, अगेन आई विल नॉट से कि ये 100% है। जनरली स्पीकिंग डेंगू का बुखार थोड़ा ज़्यादा हाई ग्रेड होता है, और वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। जैसे कि आप अगर पैनाडोल वगैरह खिलाएंगे, कॉन्स्टेंट खिलाएंगे, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उस बुखार को उतरने में। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि डेंगू का फीवर जो है वो लास्ट भी ज़्यादा दिन करता है। आम वायरल बुखार 3 से 4 दिन में खुद ही सेटल हो जाता है। डेंगू का बुखार अप टू 7 डेज चल सकता है। असल जो चीज़ जिस पे नज़र रखनी होती है कि डेंगू की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अगर देखा जाए तो अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू इज ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर वायरल फीवर। कॉम्प्लिकेटेड डेंगू के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी जो खास साइंस हैं, उसमें रैश आ सकता है, एक ऐसा रैश जो कि हाथ लगाने पे डिसअपीयर नहीं होता है, जिसको हम नॉन ब्लैंचिंग रैश कहते हैं। फिर मसूड़ों से खून आना, कहीं छोटी चोट लगी तो धब्बा लग जाना, ये सारी जो है ना इसके समझे कि डेंजर साइंस की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई भी शख्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये डेंगू है या नहीं है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारा शुबा तब ज़्यादा जाता है जैसे कि हम सीजन के हिसाब से देखते हैं, जब मच्छर ज़्यादा होते हैं, डेंगू का सीजन ज़्यादा होता है, उस वक्त हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वायरल फीवर्स में पॉसिबिलिटी है कि वो डेंगू हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जनरली डेंगू का बुखार ज़्यादा हाई ग्रेड होता है। लेकिन अदर देन दैट हम एक्सपेक्ट करें कि किसी को समझ में आएगी कि उनको डेंगू है या नहीं है, वो मुश्किल है। डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। सही, ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप अपना ब्लड टेस्ट फौरन करा लें तो उससे भी फौरन आपके सामने आ जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद। बताइए क्योंकि आज का सीज़न ऐसा है, जब कहते हैं ना जब बरसात का सीज़न होता है, खैर कराची में तो हमने बरसात का सीज़न देखा नहीं, जो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया इस वक्त। और ऐसे सीज़न में कहा जाता है कि आप जितनी तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें उतना ही बेहतर होता है। और हमें ज़रा सी बारिश हो जाए, कुछ हम कहते हैं बाहर से समोसे पकौड़े से ज़रा खा दिए जाएँ, इनका कितना किरदार है? अच्छा, देखिए सबसे बड़ा मसला यह है कि जब आप तली हुई चीज़ें इस तरीके की ग़िज़ा ले रहे होते हैं, एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी तबीयत में सुस्ती आना शुरू हो रही होती है। और दूसरा ये कि लोग और बाहर जाते हैं ये चीज़ें लेने के लिए, और उसमें फिर यही मसला आता है कि वो किस तरीके से बनी है, उसमें सफाई का ख्याल रखा गया है नहीं रखा गया। क्योंकि बरसात के सीज़न में फिर जब गंदगी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो पेट के अमराज, और अगर हम बोलें जिसे स्टमक फ्लू बोलते हैं, पेट ख़राब होना, मैदा अपसेट होना, ये बहुत कॉमन है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, इसीलिए अमूमन इसके बारे में मना किया जाता है कि ये ना की जाए तो बेहतर है। हमारे साथ जी बानो मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी बानो, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे एलर्जी है, तकरीबन 15 साल तो हो गए होंगे। मुझे छींकें आती है, जब दौरा पड़ता है मेरी हालत ऐसी हो जाती है, मैं कहीं बैठने जैसी नहीं रहती हूँ। और कोई दवाई मुझे, जो भी दवाई मैं लेती हूँ एलर्जी या होम्योपैथिक से कराऊँ, थोड़े दिन के बाद वो बेअसर हो जाती है। एक कोर्स आपको भी शायद पता होगा, इस्लामाबाद से टीम आती है कराची, मैंने उनसे भी कोर्स कराया। 2 साल मैंने इंजेक्शन लगवाए पेट में, हर हफ्ते मुझे 2 इंजेक्शन लगते। मैंने पूरा वो भी इलाज करा, पूरा 2 साल। मगर उसके बाद 1.5 साल सही रही, वो
दौरान इलाज सही रही, उसके बाद भी एक 1.5 साल सही रही, फिर अब 2-3 महीने से फिर शुरू हो गई। वो यानी कितने आपको सीरियस है ये? खुशबू आती है? खुशबू जी, मैं समझ नहीं सकती। आपको स्मेल आती है, खुशबू आती है? बहुत कम, ये हिस्स बहुत कम रह गई सूंघने की, मेरे अंदर खुशबू बदबू सूंघने बहुत की। कम मुझे महसूस होती है। सही। और आप अपना बेसिकली आपको ये समझना है कि एलर्जी जो है ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह एक कंडीशन होती है। तो आपके जो कुव्वत मुदाफ़ियत है ये ज़रा ओवर रिएक्टिव हो जाता है कुछ चीज़ों से जो ट्रिगर करते हैं आपके नज़ले को या उस पूरे रिएक्शन को, जिसमें नज़ला, स्किन में इरिटेशन, आँखों में इरिटेशन होती है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपकी नाक की हड्डी के अंदर जो है कुछ टेढ़ापन होता है अंदर, जिसको DNS कहते हैं, और जो आपको साइनसेस और ये सारी कंडीशंस की तरफ जो है ज़्यादा सेंसिटिव कर सकती है, कि जिसमें आपको सर में दर्द और जो शिद्दत है उसकी बहुत हो जाती है। आपने इम्यूनोथेरेपी करा ली है, जो फैक्टर्स हैं वो आपने बेहतर करें, मगर जो आपकी ओवरऑल जनरल कंडीशन है राइनोसाइनसाइटिस कहेंगे, एलर्जी उसमें एक कंपोनेंट है, उसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स के उसमें इन्फेक्शन है नहीं है, और आपकी नाक की हड्डी की बनावट कैसी है और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट की हमने अभी बहुत बात करी है कि आपको स्टीम लेनी चाहिए, नमक के पानी से गरारे करने चाहिए, और एक दफ़ा प्रॉपर चेकअप के लिए आ जाए ताकि आपके एलर्जी का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। क्योंकि अगर आप इसको सही नहीं करेंगी तो 20% चांस होता है कि बाद में ये आपका जो नीचे का एयरवे है, जो लंग्स हैं, वो रिएक्टिव हो जाए या दमा होने का खदशा हो। ओके, चलिए आई एम श्योर कि आपको उससे काफ़ी अफाका हो। लेकिन मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये तो वैसे तो कहते थे जी छींक आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सुबह दिन में कोई 10 दफ़ा छींकें आ जाएं, सो इज़ इट नॉर्मल? नहीं, अगर 10 दफ़ा आ रही हैं तो दैट्स अबाउट कि आपका IgE लेवल बढ़ रहा है, आपको एलर्जी ट्रिगर ऑफ हो रही है, और अगर ये कंटिन्यू होती रही तो आपके एयरवेज बंद हो रहे हैं, तो दिस कैन लीड टू एन इमरजेंसी। ठीक है, तो एलर्जीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आई नो कि एक ही चीज़ होती है कि नज़ला आ रहा होता है, टिश्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, और जैसे ही दवाई बंद करें तो चीज़ें वापस आ जाती हैं। बट दैट्स द थिंग कि ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की, आप शुगर की इंसुलिन तो लेना बंद नहीं करेंगे 2-3 दिन, तो आप एलर्जी को इस तरह आप मिस मैनेज हम लोग कर लेते हैं, और फिर अगेन उसमें हम लोग जब थोड़ा सा बलगम आपका कुछ चेंज होता है, खुद से एंटीबायोटिक्स लेना, ये वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्पेशली जब इसमें साइनसाइटिस इन्वॉल्व हो। बच्चों में भी ये बहुत कॉमन हो गया है एलर्जीज़ का एग्जाजर्बेशन होना। उनमें जो ये एलर्जीज़ का एग्जाजर्बेशन है, टॉन्सिल्स की एक किस्म होती है एडेनोइड्स, वो बढ़ते हैं, फिर इनको यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन होने का खदशा होता है, जिसमें बहरापन आ सकता है। फिर वही है कि अब एलर्जी की वजह से बच्चा जो है, आप जा तो रहा है स्कूल मगर उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसमें आप अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं अपने बच्चे पे, एक जगह भेज के जहाँ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो बेचारा खुद जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को, जिनको ये छींके ज़्यादा आए या नज़ला हर वक्त रहे या गले बार बार ख़राब हो, एक दफ़ा प्रॉपर चेकअप करवा लें एक पीडियाट्रिशियन या एक ENT सर्जन को, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई अगर फिजिकल चीज़ है तो हम लोग सही कर देंगे, अगर कोई मेडिसिनल चीज़ है तो ये भी आराम से हैंडल कर मेरा लेंगे। तरह निकाल दिया, क्योंकि मुझे दिन में 10-12 छींके तो आती ही आती है, मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये पता नहीं कितने ऐसे से छींके मारती है। मुझे तो चलो कि किसी से एलर्जी थी, खुद ही ठीक हो गई, और मेरे नाक ने इसको अंदर जो है ना किसी भी ऐसी एलर्जी को घुसने नहीं दिया। सो इसका मतलब है ये सही चीज़ नहीं है। देखिए, डिपेंड्स कि आपको किसी स्पेसिफिक से है, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, लाइक एनवायरमेंटल एलर्जी टीम से एलर्जी हो जाती है मुझे कभी-कभी अपनी टीम देख के ऑफिस आते कभी एग्जैक्टली आपको होता है, ठंडा गर्म भी हो जाता है। हाँ तो टीम से तो खैर वो अलग इशू है, मगर जो इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं, जिस तरह अब यहाँ का इन्वायरमेंट देख लें, फॉर एग्जांपल ACs चल रहे हैं, और हमने शुरू में बात करी थी, अब ACs बहुत बड़े हैं, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड है, और ACs जर्म्स को रिसर्कुलेट करते हैं। जी बिल्कुल। अब इसका जो प्रिकॉशनरी मेजर ये होता है कि आप कमरे में पंखे को लो स्पीड पे रखें, क्योंकि इट थ्रोज द बैक्टीरिया, द डस्ट
ज़मीन की तरफ वो पुश करता है। दिन में 2 दफ़ा पोछा लगाएं, सारे डस्ट एलर्जेंस उस पर लगेंगे, तकिए के कवर्स को चेंज करें और डस्ट को अवॉइड करें जहाँ डस्ट हो, और मगरिब और सुबह के वक्त और मगरिब के वक्त जब बच्चे स्कूल जा रहे हो या शाम को खेल रहे हो, उस वक्त जो है फेस मास्क, मॉस्पेल, डेंगू वगैरह से बचने के लिए, मच्छर आपके मगरिब और उसी टाइम आते हैं, उस टाइम बस ज़्यादा प्रिकॉशंस लें। नॉट थ्रू आउट द डे, आप अपना नॉर्मल काम करें, बट मगरिब के वक्त बच्चों को मॉस्पेल लगाएं, घर में बुला लें और जो है ये सारे प्रिकॉशंस अवॉइड करें कि जितनी ऐसे किसी अर्ली मॉर्निंग, और वो रश आवर भी होता है ना, ट्रैफिक होता है, एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है, मच्छर भी आ रहे होते हैं, सो लाइक इस मौसम में थोड़ा सा तो कोशिश करते घर में पानी आप कहीं खड़े होने ही ना देना कि जिसकी वजह से मच्छर आए, और क्लीनलीनेस भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब देखें, उन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कह सकती जिनके इलाकों में बारिश हुई हो और अभी वहाँ पानी नहीं निकला, तो ऑफकोर्स वहाँ पे मच्छर भी आएंगे। कोशिश करें अपने बच्चों को जो है ना वो घर के अंदर ही रखें और इंडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को आप ज़्यादा इन्वॉल्व रखें। डॉक्टर नाम, आप मुझे एक बात बताइएगा, आजकल हम देख रहे हैं कि पहले जो जैसे अगर नज़ला जुकाम खांसी था, चले वो भी ठीक हो जाता था, अब जॉन्डिस सारे, आजकल हम देख रहे हैं कि जॉन्डिस, टाइफाइड जो है ना, ये एक बड़ी डिफरेंट शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, और कभी कभी मामलात कुछ इतने बिगड़ भी जाते हैं कि इसमें जान जाने का ख़तरा भी पैदा हो जाता है। ये इतनी सिविरिटी क्यों आ गई है? ये मिस हैंडलिंग हो रही है, मिसमैनेजमेंट हो रही है हमारी तरफ से कहीं? आपके क्वेश्चन का भी मैं जवाब देती हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी आप थोड़ी देर पे अभी जो आप मेंशन कर रही थी उसमें आई वुड रियली लाइक टू ऐड, हम अभी डेंगू की बात कर रहे थे ना, मच्छर की, तो बिफोर आई गो ऑन, तो मैं उसमें ये कहूंगी कि अभी आपने जिक्र किया कि बच्चों को हम इंडोर एक्टिविटीज में एंगेज करें, सो आई डोंट अग्री विद दैट। बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज जरूर करें, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि मॉस्पेल वगैरह लगाएं, कोई फुल स्लीव्स के कपड़े पहना दें, पैंट्स पहना के जाएं। बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि घर के अंदर जैसे है कराची की सिचुएशन में, पानी तो हमें खड़ा रखना पड़ता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, जैसे सिचुएशन है वाटर सप्लाई की, लेकिन उसको ढक के रखें जहां जहां हमारे लिए पॉसिबल होता है। सो आई जस्ट थॉट कि दिस इज वर्थ मेंशनिंग। एंड देन कमिंग टू योर क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो आपने मेंशन, नॉट रिसेंटली, अब तो खैर काफी साल हो चुके हैं कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टाइफाइड की जो वेरिएंट आ रहा है वो XDR टाइफाइड के नाम से आ रहा है, विच इज एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। सो और बिकॉज दिस इज, सर मैं चाहूंगी, आप बात बड़ी सही करी, पते की बात करी, मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुंचे भी, लेकिन ब्रेक का वक्त भी आ गया, फिर मैं आपको आगे इंटरप्ट नहीं कर सकूंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, डॉक्टर क्वेश्चन को आगे जो कंटिन्यू करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डॉक्टर अना हमारे साथ मौजूद थे और मैं टाइफाइड के वाले से बता रही थी कि देखिए, जो पहले टाइफाइड के जो जिस तरह से लोगों को होता था वो डिफरेंट था, और अब जो वेरिएंट एक तरह से आ गया, मैं वेरिएंट में भी इसको कह सकती हूँ, डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छी मेरे तरीके से रहनुमाई करेंगे। डॉक्टर साहब, आप टाइफाइड के वाले से बात करी थी कि अब जो टाइफाइड है वो क्यों इतना क्रिटिकल हो गया, उसमें सिविरिटी इतनी क्यों आ गई है? मैं एक्चुअली बोल रही थी कि ये टॉपिक आपने ऐसा छेड़ दिया कि जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेटली फील करती हूँ, और मैं ये चाहूंगी कि इस शो से अगर हमारे व्यूअर्स कोई मैसेज लेके जाएं तो ये जरूर लेके जाएं कि ये सब हमारी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। देखिए, किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी जरासीम के म्यूटेट करना एक नेचुरल प्रोसेस है कि टाइम के साथ साथ, वो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसान है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है। अब एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स जो एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है, वो सब इनके खिलाफ काम करती हैं। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम मिस यूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स कर रहे हैं। वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो कि होना ही था, हमें पता है कि म्यूटेशन होनी थी, वो एक्सपीडाइट हो जाती है, वो इतनी फास्ट हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एंटीमाइक्रोबियल्स को गलत वजूहात से रिपीटेडली इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। तो जो जरासीम है वो अपने आप को उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, समझे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो एंटीमाइक्रोबियल्स उनके खिलाफ काम ना करें। XDR टाइफाइड अनफॉर्चुनेटली इसकी क्लासिक एग्जांपल है, और ये मुझे बड़ा अफसोस होता है जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है XDR टाइफाइड के लिए, क्योंकि ये एक शख्स या दो शख्स की गलती नहीं है, ये हम सब की एज अ होल गलती होती है। क्योंकि हम छोटे मोटे नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार के लिए फटाफट जी एंटीबायोटिक खा ली, ऑगमेंटिन नाम की एंटीबायोटिक बहुत कॉमनली यूज होती है,
एक डोज ले ली, 2 डोज ले ली, अच्छा जी अब हमारी तबीयत ठीक हो गई है, देखें एंटीबायोटिक से हमारी तबीयत ठीक हो गई है। वो तबीयत एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रही होती है, वो डिजीज का नेचुरल प्रोसेस था, लेकिन उस एंटीबायोटिक को लेने की वजह से अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि जरासीम में म्यूटेशन शुरू हो गई, वो उस दवाई से प्रोटेक्शन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्लासिक एग्जांपल है, हमारे पास किसी को डायरिया होता है जी, डायरिया हुआ, एक फ्लैजिल की गोली खा ली, तो जी ये तो जी पेट खराब की दवाई है। फ्लैजिल एक एंटी माइक्रोबियल है, इस चीज को हम रियलाइज नहीं करते कि ये सिर्फ कोई पेन किलर नहीं है कि जिसको हमने ले लिया और छोड़ दिया और कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। इनके कॉन्सिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म में आते हैं, जैसे कि एक्सडीआर टाइफॉइड, जैसे कि हमारे पास सिवियर किस्म के फॉर्म्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। आपका अगला क्वेश्चन यही था ना कि जैसे जॉन्डिस भी है तो जी वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? जी जी। क्योंकि हमारे पास अब डेवलप हो रहे हैं सुपर बग, जिनको हम डॉक्टर सुपर बग्स कहते हैं, और उनके डेवलपमेंट की वजूहात में हमारी कम्युनिटी भी है, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे हम भी ऐसे करते हैं कि ओवर प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक हम सब के लिए ये रियलाइज करना जरूरी है कि ये हर किसी की जिम्मेदारी है, कम्युनिटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, हम हेल्थ केयर के लेवल पे, हम सब के लिए रियलाइज करना जरूरी है। एक्सडीआर टाइफॉइड की जो सिंगल ओरल एजेंट, मतलब आप यूं समझें कि वो दवाई, वो गोली जो हम खा के टाइफॉइड को ट्रीट कर सकते हैं, वो एजिथ्रोमाइसिन रह गई है। अनफॉर्चुनेटली अब लोगों को एजोमैक्स या एजिथ्रोमाइसिन बड़ी पसंद आ गई है, क्योंकि वो दिन में एक दफा लेनी होती है। पर लोग ये रियलाइज नहीं करते कि हम उस सिंगल एजेंट को भी कुछ सालों में रेजिस्टेंट कर देंगे, तो हमारे हाथ में क्या रह जाएगा? हमारे हाथ में आईवी मेडिकेशंस रह जाएंगे, जो कि देना भी डिफिकल्ट है, डेफिनेटली कैन्युलेशन करा के देनी पड़ती है, और इससे Expensive कई भी है। गुना हाँ। बहुत एक्सपेंसिव है। आप यकीन करें, एक डोज अगर हम आईवी मेडिसिन जो एक्सडीआर टाइफॉइड को ट्रीट करती है ना, अर्टापेनम वो सिंगल डोजिंग पे होती है, उसकी एक डोज 5 से 5,500 की मिलती है, वो भी अगर अच्छी प्राइस पे आपको मिल जाए। और वंस एक्सडीआर टाइफॉइड हो जाता है तो वो 10 दिन के लिए ट्रीटमेंट लेना है। सो इमेजिन कि एक दफा में ही, एक झटके में 50,000 का खर्चा। सो यू सी, इसलिए भी लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए इसको अफोर्ड करना डिफिकल्ट है, हमारी पॉपुलेशन के लिए। देयरफॉर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड टाइफॉइड आ जाता है जी, इंटेस्टिनल परफोरेशन के साथ आ जाता है। सो मैं तो रियली चाहूंगी कि हम सब, हमारे व्यूअर्स जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, ये मैसेज जरूर लेके जाएं कि एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, मैं अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम का बिल्कुल क्योंकि लास्ट सेगमेंट है, तो मैं लास्ट सेगमेंट में आप लोगों से जानना चाहूँगी कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर बैठे भी ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या आदत अपना सकते हैं कि हम बीमारियों से बच सकें? क्योंकि देखें, जो मेरा शो है वो मैसेज भी देखती है, और महंगाई इतनी होगी हुई है कि लोग डॉक्टर्स के पास जाने से घबराते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो एक सर दर्द की गोली से ही अपने बड़े से बड़े मर्ज़ का इलाज कर लें। सो अगर कुछ हेल्दी आदत के वाले से मैं बात करना चाहूँ तो डॉक्टर साहब आप वो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आई स्टार्ट फ्रॉम यू। रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, 20 मिनट एटलीस्ट वॉक करें, और हाथ की सफाई का ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइजेशन, फेस मास्क पहने मगरिब और सुबह के टाइम जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो, और उस टाइम आप मास्क भी लगाएं ताकि आपको इन सारी जो डेंगू और मच्छर के काटने से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचें। डॉक्टर साहब, वो पेट्रोलियम जेली के वाले से बता रहे थे कि वो अगर नॉस्ट्रल्स में लगाई जाए तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जीज है, जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम है, तो जब आप ये एक गरारे करें जो बेकिंग पाउडर और नमक के साथ, वो आप बाकायदगी से करें। दूसरा, वेस्लीन नाक के अंदर लगाएं, स्टीम लें अजवाइन और लौंग की, और मास्क पहने। यकीन करें आपको राइनाइटिस शायद शादिर और नादिर 95% नहीं होगा इन चीज़ों से। डॉक्टर साहब, यू हैव बीन टू चाइना, आपने वहाँ पे लोगों को चाइनीज मेडिसिन के थ्रू क्या प्रैक्टिस करते हुए देखा? मैं चाहूँगी थोड़ा वो भी शेयर करें हमारे साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो गर्म पानी पीते हैं, सारा वक्त गर्म पानी पीते रहते हैं। जो कोल्ड वाटर है ना, वो आपके इम्यूनिटी को भी ख़राब करता है, और आपके, उन्होंने कहा ना कि स्ट्रेस थ्रोट सिंड्रोम हो जाता है। जब ये स्ट्रेस थ्रोट सिंड्रोम होता है ना, शॉक में जाता है, तभी आपके इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और इन्फेक्शन होता है। जब आप गर्म पानी पीना शुरू करते हैं और गरारे करते हैं और वो पानी पीना शुरू कर देते हैं विद बेकिंग पाउडर, अलम, थोड़ी सी पिटकरी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक, और ये 3 टाइम आप ये आदत कर लें, आपके गले के इन्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरा, उनकी थेरेपी में है कि कभी भी घर में जूते लेके नहीं आते।
ये थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कितनी छोटी एनर्जी important मैटर है। कर रही होती है। एनर्जी मैटर करती है, प्लस साथ में आपके जूतों के साथ कितने इन्फेक्शन लेके जाते हैं, और छोटे बच्चों को लगते ही उन्हीं से ही हैं। बिल्कुल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हैंड वॉश। हैंड वॉश का तरीका ये होता है, हम हैंड वॉश करते हैं ऐसे करके छोड़ देते हैं। हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, स्पेशली द नेल्स, स्पेशली जो ये वाले एरियाज होते हैं उनको। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फिर अच्छी वाइटामिन लें, हेल्दी डाइट लें। सुबह का नाश्ता बच्चे नहीं करते, और वो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, ये लोग नहीं समझते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें ओमेगा वाली इस्तेमाल करें, जैसे अंडा खाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट लें, विटामिन सी सुबह लें, अगर ऑरेंजेस नहीं है लेमन में पानी मिलाएं, गर्म पानी में मिला के पी लें शहद के साथ, यू विल गेट अ गुड एनर्जी। फिर अच्छी जो डाइट है वो है बनानास। एवरी डे 2 टेक बनानास, 2 खजूर, वो आप लें, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल खुद ब खुद एनर्जेटिक हो बनाना रही और है। खजूर, मतलब बनाना तो गट के लिए बड़ा हेल्दी है। बनाना और खजूर, केला और खजूर की एक कॉम्बिनेशन के साथ तो वैसे ही आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपकी गट भी अच्छी रहती है, आपके मांस भी अच्छा रहता है, आपकी प्रोटीन भी रहती है, और मैल न्यूट्रिएंट भी नहीं होते आप। और आजकल कॉलेजन की बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि जी आपने कैसे ज़्यादा देर से जवान रहना है, तो मेरे ख्याल से ये बनानास ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी गट की हेल्थ को जितना ये अच्छा साफ रखता है। खजूर, हाँ, खजूर, अंजीर इज अ वेरी गुड कोलेजन। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं पिछले अपने शो में बात भी करी थी कि अंजीर को हमने मतलब एक ऐसा फल है जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने और इसकी कसम अल्लाह पाक ने अपनी किताब में खाई, लेकिन समहाउ हम उसको हमेशा सिर्फ एक बीमारी के साथ ही जोड़ देते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, रोज खानी चाहिए, ये रोज खानी चाहिए, आपको वो बीमारी हो या ना हो, मतलब इतनी बड़ी चीज है, लेकिन समहाउ हमने उसको जरा काफी एक ही चीज़ से एसोसिएट करके ना हमने इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर दी है। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे सर ने बताया कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ हमारी अपनी कुजीन्स में भी है, तेल का इस्तेमाल बहुत वाफिर मकदार में होता है, तो अगर कम तेल में भी खाना बने तो वो भी चीज़ें बेहतर होती हैं। और अगेन, अगर आपका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अच्छा होगा, वो पूरा होगा, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी होंगे। हमारी कहावत है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हाँ। तो वो खर्चा जो आप डॉक्टर के पास जाने में या दवाइयों में लगाएंगे, आप अपनी अगर उससे ग़िज़ा बेहतर कर लें तो वो है। बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। रोटी के साथ आपने आलू ले लिया तो ये कार्ब्स एंड कार्ब्स हो गया, राइट? तो बेहतर है कि आप सारे कंपोनेंट्स लें और सीड्स इन्वॉल्व करें। दही के साथ मिक्स सीड्स आते हैं आपके पास, पम्पकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ये बड़े अच्छे होते हैं और स्नैकिंग में आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इस्पागोल की बूसी हमने सुना था हमारे बड़े इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करती है, बल्कि इसके डिफरेंट फ़ायदे हैं। आप ठंडे पानी में लें, आपको अलग तरीके से फ़ायदा देगी, गर्म पानी में लें अलग फ़ायदा है, दही में लें, चीज़ एक ही है, लेने का तरीका डिफरेंट और आपकी मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो फिर एड्रेस कर रही है। तो अगेन, रूट कॉज आपकी गट और आपकी डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आपसे आपसे बस आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि एक सवाल में ये भी आ रहा है कि लोग ये अक्सर शिकायत करते हैं कि हम जैसे डॉक्टर हज़रात के पास जाते हैं वो छूटते साथ ही कुछ डॉक्टर्स, नॉट ऑल द डॉक्टर्स बट कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो बजाय कि नॉर्मल दवाइयों का कोर्स कराने से पहले वो आपको सीधा एंटीबायोटिक्स पे डाल देते हैं। सो डू यू थिंक इट्स हेल्दी है, ये क्या जस्टिफाइड है, और डॉक्टर्स को क्या जाते साथ ही ऐसा करना चाहिए? ओके, सो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी गलती है इसमें, तो लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि बहुत कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, आई विल नॉट जनरलाइज के सब करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रैशनल यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि रैशनल यूज की कोई गाइडेंस नहीं है। हम सब के पास बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, पूरी दुनिया में इसमें काम हो रहा है, बल्कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे पूरा एक वीक एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। सो डेफिनेटली एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमें भी नहीं करना चाहिए कि हम मिसयूज करें। दूसरा ये कि जैसे कि मेरे सारे कॉलीग्स बोल रहे थे कि प्रिवेंटिव मेजर्स बता रहे थे, उसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर, एंड आई थिंक ये बहुत सिंपल सी बात है कि हम सब बीमारियों से बचने की बहुत एक सिंपल टेक्निक ये है कि हम अपना पानी उबाल के, जी बहुत सारे आते हैं कॉन्सेप्ट्स की जी फिल्टर्ड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर्स आ चुके हैं, लेकिन वो लोग जो पानी पब्लिक फिल्टर्स से लेते हैं ना, वो इस फॉल्स रीअश्योरेंस में रहते हैं कि जी हमें तो फिल्टर का पानी मिल गया है, लेकिन उस फिल्टर की मेंटेनेंस हो रही है या नहीं हो रही है वो एक अलग सवाल होता है, फिर किस हद तक हो रही है, क्योंकि उसके पूरे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि मीट होने चाहिए। सो इफ आई वर टू गिव अ मैसेज के बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, एक और बड़ी सिंपल सी तरीका है कि आप अपना पानी उबाल के पिएं। और उसके अलावा अगेन आई वुड, जो हमारे जो समझें कि थोड़ा सा एलीट तबका है या थोड़ा सा हायर तबका है, उसमें प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। जैसे इन सब ने बताया कि जी ग़िज़ा का बहुत इंपॉर्टेंस है, आई थिंक प्रोसेस्ड फूड को कम कर लिया जाए। स्पेशली अनफॉर्चुनेटली जो प्रोसेस्ड फूड है ना, हम अपने बच्चों को ज्यादा खिला रहे हैं,
क्योंकि लंचेस में देना आसान, अच्छा जी बच्चा जिद कर रहा है रोटी सालन खाने में दिक्कत एग्जैक्टली है। आपने बात बिल्कुल सही की। तो ये और प्रोसेस फूड मेरे ख्याल से जहाँ पर जहाँ जिंदगी आसान कर दी तो वहाँ पे हमारी सेहत ने भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। जिंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।